ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है एक कदम और बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की 14वीं कड़ी बुजुर्ग और बचत। आज के विशेषज्ञ हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड जनरल मैनेजर J.S. साहनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अशोक अग्रोही और सबीहा। नमस्कार। कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए लेकर हाजिर हैं हम। मैं अशोक अग्रोही और मेरे साथ हैं सबीहा। श्रोताओं, यूं तो पूरी दुनिया में हर साल 31 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है, लेकिन कुछ वजूहात ऐसी हैं कि हिंदुस्तान में यानी भारत में इसे 30 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका मकसद लोगों को बचत के बारे में बताना और साथ ही साथ उनके मन में आर्थिक सुरक्षा का भाव भरना है। हिंदुस्तानी सकाफत के हवाले से बात की जाए तो धन और उसकी बचत को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। इसके बारे में समाज में कई कहावतें भी हैं। चतुर सयाने लोग तो यहाँ तक कह गए हैं कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। और ये दोहा तो आपने भी जरूर सुना होगा, कण कण जोड़े मन जुड़े खावत निभरे सोए, बूंद बूंद से घट भरे टपकता रीता होए। है तो सबसे पहला विचार बैंकों का आता है। बैंक हमें न केवल बचत के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि वे हमारी बचत की सुरक्षा के साथ उसमें बढ़ोतरी भी करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री J.S. साहनी को। इनसे हम बैंक की बचत और अन्य योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। साहनी साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साहनी साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि बैंकों में बचत के लिए सबसे सरल कौन सा खाता होता है जिसमें हम छोटी से छोटी रकम जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं? जो सबसे बेसिक खाता होता है उसे हम बचत खाता या सेविंग्स डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। और ये आज हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के क्रियान्वयन के बाद करीब 35 करोड़ नए खाते जोड़े गए और इन खातों के चलते आज हर वयस्क का बैंकों में एक खाता जरूर है। साहनी साहब, हमारे श्रोता ने भुज गुजरात से पूछा है कि क्या ये संभव है कि कोई वरिष्ठ नागरिक एक बार बड़ी रकम बैंक में जमा कर दे और उसको हर महीने उसका ब्याज मिलता रहे या हर महीने पेंशन जैसा कुछ राशि मिलती रहे? जी, इस तरह की सुविधाएं बैंकों में हैं। हमारे बैंक में हम MIDR जैसे कि मंथली इंटरेस्ट डिपॉजिट रसीद या QIDR क्वार्टरली इंटरेस्ट डिपॉजिट रसीद के नाम से जानते हैं। इसमें मासिक आधार पर ब्याज का भुगतान किया जाता है और QIDR में तिमाही आधार पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो जिन लोगों के पास एक बड़ी रकम है और वो अपना जरिया आमदनी का बनाना चाहते हैं तो वो इन दोनों स्कीम्स में से किसी को भी चुन सकते हैं, जिसमें कि उनको मासिक आधार पर ब्याज दिया जाए या तिमाही आधार पर, जैसी भी उनकी आवश्यकता हो उसके अनुसार उनको ब्याज दिया जाता है। इसके लिए कोई अवधि मुकर्रर की जाती है कि इतने दिनों तक रखना होगा? क्योंकि वो ये पता तो चले ना उनको कितनी आमदनी चाहिए हर महीने या कितनी आमदनी चाहिए हर 3 महीने में। तो जो रकम है उस पर जो भी ब्याज हम लोग जैसे QIDR में 3 महीने में और MIDR में 1 महीने में जो भी ब्याज की रकम बनेगी वो उनको हर महीने दी जाती है। उसके लिए वो अपनी अवधि तय कर सकते हैं शुरू में ही, जिस तरह वो मे बी 1 साल से लेकर और 10 साल तक, जैसे मैंने कहा कि किसी भी अवधि के लिए वो डिपॉजिट बना सकते हैं और उनको प्रति माह या प्रति तिमाही इस तरह से ब्याज का भुगतान किया जाता है। ब्याज की दृष्टि से आपकी नजर में आजकल कौन सी योजना सबसे ज्यादा लाभदायक है? जैसे हमने विभिन्न योजनाओं की बात की, इसमें अगर आप कंपाउंडिंग की सुविधा लेते हैं, जैसे जिसके लिए हमारे बैंक में एक सुविधा है मनी मल्टीप्लायर डिपॉजिट स्कीम MMDC, जिसमें कि आपका जो भी ब्याज आपका तिमाही आधार पर अर्जित होता है उसको वापस से रीइन्वेस्ट किया जाता है ताकि उसको ब्याज के ऊपर आपको ब्याज मिले। और ये सुविधा जिन लोगों को पैसे की तुरंत आवश्यकता नहीं है वो अपना वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। साहनी साहब, हमने सुना है कि बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज के मामले में कुछ सुविधा देते हैं, उनको कुछ तरजीह देते हैं। वो क्या क्या सुविधाएं हैं जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों को मिलती हैं बैंकों से? जैसा सभी आप लोग जानते ही हैं कि बैंक में वरिष्ठ नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद जो नॉर्मल रेट होता है उससे आधा % अधिक ब्याज दिया जाता है। ये तो हुई ब्याज की बात, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी सुविधाएं हम लोग अपने शाखा प्रबंधक को भी निर्देश देते हैं कि वे वरिष्ठ नागरिकों को प्रॉम्प्ट सर्विस के तौर पे उनको अटेंड करें, उनको क्यू में ना खड़ा रहना पड़े।
इस तरह की तमाम सुविधाएं में हेल्प यू काउंटर्स, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर बड़ी ब्रांचेस में, तो ये सब तमाम सुविधाएं हम लोग वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान करते हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि हमारे बुजुर्ग अपनी एफडी बैंक के पास जमा करा देते हैं, पैसा जमा करा देते हैं, अचानक उनको एफडी की अवधि पूरा होने से पहले अगर जरूरत पड़े तो इसके लिए क्या सुविधा है? नहीं, इसके लिए दो अलग अलग तरह की, अगर वो अपना पैसा जो उन्होंने फिक्स डिपॉजिट के तौर पर रखा है उसे तोड़ाना चाहें तो भी वो सुविधा मिल सकती है। लेकिन अगर कई बार ऐसा भी होता है कि उनको वो टेम्परेरी उनको उस पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो उस एफडीआर के अगेंस्ट ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। उसमें दो तरह से होता है, एक जिसे हम डिमांड लोन कहते हैं, उस पे जो ब्याज दर उनको डिपॉजिट पे दिया जा रहा है उस पे 1% ज्यादा ब्याज देकर वो ऋण भी उपलब्ध ले सकते हैं। उसी तरह से ओवरड्राफ्ट सुविधा भी है, जिसमें अगर उनको बीच बीच में कुछ पैसा, चाहे उनकी पेंशन के तौर पर या किराए के तौर पर कुछ भी पैसा उनके पास आता है, वो उसको ओवरड्राफ्ट में जमा करा सकते हैं, जिससे कि उनका ब्याज का जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाए। सानी साहब, एक सवाल और जहन में आता है कि क्या अपनी एफडी को वक्त से पहले भुनाया जा सकता है, यानी तोड़ा जा सकता है? जी बिल्कुल तोड़ा जा सकता है, वक्त से पहले तोड़ा जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि अगर उनको पैसे की जरूरत है तो वो उसको तोड़वा भी सकते हैं, लेकिन अगर कई बार टेम्परेरी जरूरत है तो उस पर वो ऋण की सुविधा भी बैंक उपलब्ध करवा देता है। तो वक्त से पहले अगर तोड़ेंगे तो क्या इसमें कुछ नुकसान होगा उन्हें? नहीं, अभी नहीं। जो जिस अवधि तक वो चलती है, सपोज आपने 1 साल के लिए कराई और आप 6 महीने के बाद उसको तोड़वाना चाह रहे हैं, तो 6 महीने का जो भी ब्याज है वो पूरा का पूरा दिया जाता है। 2 करोड़ से ऊपर की एफडीआर के ऊपर कुछ पेनल्टी का प्रोविजन होता है। सानी साहब, एक बात बहुत सुनने में आती है और वो है सरकार की सीनियर सिटीजन स्कीम। इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए ताकि हमारे श्रोताओं को पूरी जानकारी हो सके कि ये क्या स्कीम है और इसका लाभ वो कैसे ले सकते हैं। जो 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं, जो सीनियर सिटीजन जिनको कहा जाता है, वो सीनियर सिटीजन स्कीम, जो कि सरकार द्वारा संचालित स्कीम है, हालांकि इनका क्रियान्वयन बैंकों द्वारा किया जाता है, इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसमें जो नॉर्मल ब्याज की दर एफडीआर पे दी जाती है उससे कुछ ज्यादा समय समय पर सरकार उसका फैसला करती है। वर्तमान में 7.4% इस पे ब्याज दर तय की गई है और 60 वर्ष से अधिक आयु के हर व्यक्ति उसके लिए पात्र है। 15 लाख रुपए तक अधिकतम इसमें जमा कराया जा सकता है। प्रथम बारी में इसको 5 साल तक किया जाता है, लेकिन उसको 3 साल की अवधि के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। तो उन लोगों के लिए जो अभी रिटायर हुए हैं या 60 साल में जिन्होंने अपना बिजनेस वगैरह वाइंड अप कर दिया है, वो 15 लाख तक इस डिपॉजिट स्कीम के अंदर जमा करा सकते हैं, ताकि उनको क्वार्टरली आधार पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो आमतौर पे जो भी लोग रिटायर होते हैं वो इस सुविधा का जरूर लाभ उठाते ही हैं और 15 लाख रुपए इस योजना के अंतर्गत जमा कराते हैं। सानी साहब, कानपुर देहात के हमारे एक श्रोता ने हमसे पूछा है कि वो 64 साल के हैं और पेंशनर हैं। अपनी जवानी के दिनों में, सर्विस के दिनों में वो मकान नहीं खरीद सके, लेकिन अब वो पेंशन की आमदनी के आधार पर मकान खरीदना चाहते हैं। क्या उन्हें इसके लिए लोन मिल सकता है? देखिए, अधिकतम बैंक जो है वो लोन की सुविधा 59 साल तक ही मुहैया कराते हैं। हालांकि उसका रीपेमेंट पीरियड 70 से 75 साल तक एक्सटेंड हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा किया जा सकता है कि उनका बेटा, बेटी, कोई सगा संबंधी वो उनके साथ जुड़ जाए छोटी उम्र का, तो उसकी उम्र जब तक 70 वर्ष की होती है तब तक वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मीन्स वो उसको को बोरोवर बनाना पड़ेगा किसी अपने से छोटी आयु के सगे संबंधी को। ये जरूरी है कि जो उनके साथ को बोरोवर बने वो उनका कोई रिश्तेदार ही हो? ऐसा आमतौर पे बैंक इस तरह का इंसिस्ट करते हैं, चूंकि बाद में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना आ सके। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसे केस टू केस बेसिस पे इस पे भी फैसला लिया जाता है, लेकिन आमतौर पे हम लोग इंसिस्ट करते हैं कि उनके सगे संबंधी इसमें उनके साथ जुड़े। सानी साहब, ये बैंकिंग के बारे में, बचत के बारे में हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि श्रोताओं को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाया जाए। मेरा एक पसंदीदा गीत है फिल्म अनाड़ी से, मुकेश साहब का गाया हुआ, तो वही मैं चाहूंगा कि आपके श्रोताओं को सुनाया जाए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द
के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री J.S. साहनी। इनसे हम बुजुर्गों के लिए उपयोगी बैंक की विभिन्न योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं। साहनी साहब, हमारे एक श्रोता ने पूछा है कि उनके पास अपना घर है, मकान है, लेकिन खाने पीने के खर्च के लिए पैसा नहीं है। क्या उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर उन्हें हर महीने घर खर्च के लिए कुछ पैसा मिल सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पिछले 110 वर्षों से राष्ट्र की और अपने ग्राहकों की सेवा कर रहा है। कई मामलों में हम पायनियर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, पहले बचत खाता भी सबसे पहले सेंट्रल बैंक ने ही इंट्रोड्यूस किया था। लॉकर की सुविधा भी सेंट्रल बैंक ने, और इसी कड़ी में हमने 2010 में एक नई स्कीम लेकर आए, रिवर्स मॉर्टगेज की, जो आपका प्रश्न है उसके बारे में बताते हुए, जिसे हमने स्वाभिमान प्लस, सेंट स्वाभिमान प्लस का नाम दिया। इसमें अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है लेकिन उसका आमदनी का जरिया इस समय नहीं है, बहुत से ऐसे केसेस होते हैं कि जवानी के समय वो अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं लेकिन बाद में उसमें उनके पास आमदनी का जरिया नहीं होता, जैसे के पास पेंशन नहीं है या बिजनेस बंद होने के बाद, तो उनके लिए ये सुविधा इस स्कीम के तहत हम लोग मुहैया कराते हैं। इसमें ऐसा रहता है कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से हम एक अमाउंट फिक्स करते हैं जिसे हर महीने उस बॉर्वर को दिया जाता है, और इस तरह से वो अमाउंट मुकर्रर किया जाता है कि वो आजीवन उनको दिया जा सके, और उनकी मृत्यु के बाद भी उनके स्पाउस को भी वो अमाउंट जीवन भर दिया जाता है। इसका आप पूछेंगे कि बैंक उसके बाद अपना किस तरह से उसको अपना राशि को वसूलेगा, तो उसमें इस तरह से रहता है कि दोनों की मृत्यु होने के बाद उनके वारिस को हम लोग एक ऑप्शन देते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी को रिडीम कराना चाहें तो करवा सकते हैं। अगर वो करवाना चाहें तो अच्छी बात है, अगर न करवाना चाहें तो फिर बैंक उस प्रॉपर्टी को सेल करके ही रिडीम कराने का मतलब अगर वो इस प्रॉपर्टी को लेना चाहें तो? हाँ, उसमें अगर जो बैंक का पैसे का भुगतान कर दें, जो पैसा बैंक ने दिया था और उस पर लगा हुआ ब्याज अगर वो भुगतान करके उस प्रॉपर्टी को वापस लेना चाहें तो दे दिया जाता है, अन्यथा बैंक सेल करके उस प्रॉपर्टी से अपना पैसा वसूल लेता है। एक सवाल और जानना चाहेंगे, अगर कोई सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर दूसरी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो टैक्स का फायदा लेने के लिए उसे आप क्या सलाह देंगे? बैंकों में एक अकाउंट होता है जिसे कैपिटल गेन्स अकाउंट के नाम से जाना जाता है जी। तो उसमें क्या रहता है कि जब आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची और आप इस तरह का सोच रहे हैं कि आगे आप जाकर आप एक और नई प्रॉपर्टी या तो बनाएंगे या खरीदेंगे, तो उस पैसे को टेम्परेरीली आप कैपिटल गेन्स अकाउंट में रखते हैं जी। वो पैसा आप 2 बरस के अंदर आपको नई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, या अगर आप प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 3 साल के अंदर उस पैसे का इस्तेमाल करके आप उस प्रॉपर्टी को खरीदें, तो उस जो पैसा आपने जमा किया कैपिटल गेन्स अकाउंट में उस पर टैक्स देने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इस अवधि के बाद अगर आप उस पैसे का दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने या उसको बनाने में इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आपको उस पर टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि संपत्ति बेचकर उसकी राशि से अगर दूसरी संपत्ति खरीद ली जाए एक निर्धारित अवधि में तो वो आमदनी नहीं कहलाती, वो उसका एक तरह से निवेश समझा जाता है जिस पर टैक्स देने की फिर जरूरत नहीं रहती है। बहुत अच्छी बात। इसी तरह का एक खाता और है, आमतौर पर लोगों ने सुना है कि पीपीएफ का खाता होता है, और ज्यादातर लोग जो सर्विस क्लास है, नौकरी पेशा है, उनको ये खाता 15 साल का पता होता है कि ये 15 साल का निश्चित अवधि का खाता है। इसके बारे में हमें थोड़ी सी और जानकारी दीजिए, क्या इसे 15 साल के बाद भी आगे बढ़ाया जा सकता है? अगर किया जाए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जी, मैं जैसे बताऊं कि पीपीएफ की सुविधा, एक तो पीपीएफ की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इस खाते में आपको 80C के अंदर बेनिफिट मिलता है 1.5 लाख रुपए तक का अगर आप पीपीएफ में पैसा जमा करा, और ये बहुत ही कम स्कीम्स हैं जिसमें एग्जेम्प्ट मतलब हर स्टेज पे आपको टैक्स का एग्जेम्पशन मिलता है निवेश करने के समय, और जो ब्याज आप उस पे अर्जित कर रहे हैं उस पे, और भुगतान के समय भी, तीनों स्टेजेस पे एग्जेम्प्ट के तहत पीपीएफ में आपको फायदा मिलता है। बहुत कम स्कीम्स में इस तरह का फायदा उपलब्ध है। तो पहली बारी में ये स्कीम 15 बरस तक के लिए चलाई जाती है, लेकिन अगर आप 15 वर्ष के बाद ऐसा सोचें कि मुझे अभी इस पैसे की आवश्यकता नहीं है तो 5-5 साल के अंतराल पे 2 बार, तो टोटल कुल मिलाकर 25 बरस तक भी आप इस स्कीम में पैसा निवेशित रह सकते हैं। साहनी साहब, हमारे बुजुर्गों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनका शरीर उनका साथ देना बंद कर देता है, उनके मूवमेंट कम हो जाते हैं, आना जाना मुश्किल हो जाता है। जो बुजुर्ग आपके ग्राहक हैं उनकी आप किस तरह से मदद करते हैं कि बैंक में आए बिना उनका काम चल जाए? और खास तौर पर ये कोविड के दौरान जो स्थिति रही है, और वो स्थिति क्योंकि लोगों ने देखा बैंकों ने बहुत मदद की है, अब क्या सुविधाएं हैं जो कोविड का ये दौर खत्म होने के बाद भी आप हमारे बुजुर्गों को देते हैं? उनकी डोर स्टेप बैंकिंग ऐसी जैसी जो सुविधाएं हैं, हम ये जानना चाहते हैं आप अपने बुजुर्ग ग्राहकों को क्या सुविधाएं देते हैं?
देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो हमारा उद्देश्य है वो हमेशा से ही सर्विस का रहा है, अपने ग्राहकों को अच्छी से अच्छी सेवा देने का रहा है। और पहले से भी हम लोग अपने शाखा प्रबंधक को, दूसरे स्टाफ को प्रेरित करते थे कि वो ऐसे केसेस में घर जाके भी सुविधा प्रदान करें, चाहे उनका डिपॉजिट हो, विड्रॉल हो या चेकबुक लेना हो, फॉर्म 16 हो, 15H GH जो भी सीनियर सिटीजन के लिए 15H होता है, उन तमाम सुविधाएं उनके घर पे मुहैया कराया जाए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जो एक स्ट्रक्चर्ड वे में है, जिसमें ये तमाम सुविधाएं के लिए डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा एक बहुत छोटे से शुल्क पे ये सुविधा बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। अभी आपने जिक्र किया 15G और 15H का, इसके बारे में थोड़ा सा और बताइए। जी, सिंपल सी बात है। 15G अगर आप ऐसा मानते हैं और आप इस बात की अंडरटेकिंग देना चाहते हैं कि मेरी जो इनकम है वो एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर ही है, जो ब्याज आप बैंक से ले रहे हैं और अन्य तमाम सोर्सेज से आपकी जो इनकम है वो आपकी टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर है, तो आप 15G दे सकते हैं, 15H दे सकते हैं। सब दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि 15G जो है 60 साल से नीचे के व्यक्ति के लिए है और 15H जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए। सानी साहब, आमतौर पर हमारे वरिष्ठ नागरिक पेंशन लेते हैं, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी होती है कि वो पूरी उम्र नहीं कर पाते या वो अपने बाद फैमिली पेंशन सुरक्षित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके न रहने पर उनके जो स्पाउस हैं, उनके जो जीवन साथी हैं, उनको पेंशन आसानी से मिलती रहे। इस बारे में आप हमारे वरिष्ठ नागरिकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, चाहे सरकारी पेंशनर्स हैं, चाहे दूसरी तरह के पेंशनर्स हैं, सरकार का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि जो पीपीओ इशू किया जाता है, पेंशन पेमेंट ऑर्डर जिसे कहते हैं, जो रिटायरमेंट के समय इशू किया जाता है, उस पे स्पाउस की फोटोग्राफ के साथ, स्पाउस के विवरण के साथ ही वो पीपीओ इशू किया जाता है, ताकि उनकी मृत्यु के बाद जो फैमिली पेंशन जिसको एंटाइटल्ड है उसको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो सरकार बहुत सजग है इस मामले में और किसी तरह की कोई परेशानी होती नहीं है, चूंकि उनके डिटेल जो भी स्पाउस के डिटेल हैं जिनको फैमिली पेंशन का एंटाइटलमेंट है, वो डिटेल ऑलरेडी बैंक के पास है, उनकी फोटो ऑलरेडी बैंक्स में उपलब्ध होती है। तो सिर्फ एक उनका डेथ सर्टिफिकेट के साथ जब भी वो फैमिली पेंशनर का एंटाइटल्ड जो आदमी व्यक्ति है वो जब भी अप्रोच करते हैं तो उसको बड़ी आसानी के साथ फैमिली पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसमें किसी तरह की आम तौर पे कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। लेकिन जहां तक दूसरे खाते का सवाल है, जो उनका सेविंग्स अकाउंट है, FDR वगैरह है, तो मेरी ये सलाह रहेगी कि नॉमिनेशन की सुविधा का जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि उसके अलग अगर नॉमिनेशन नहीं रहता है तो उसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं, लीगल हेयर्स की फॉर्मेलिटीज, वो सब चीजें में बहुत ज्यादा समय भी कई बार लग जाता है और तकलीफ भी आती है। तो मेरा मशवरा ये रहेगा कि सब लोग नॉमिनेशन अपने अकाउंट्स में जरूर कराएं, जिससे कि नॉमिनी को आसानी के साथ उस पैसे का भुगतान किया जा सके। अब यही इसी से जुड़ा एक सवाल और है कि नॉमिनेशन बेहतर होता है या ज्वाइंट अकाउंट खुलाना बेहतर होता है? देखिए, दोनों की अपने अपने फायदे हैं। अगर कोई सिंगल अकाउंट रखना चाहता है तो उसको निश्चित रूप से नॉमिनेशन की सुविधा का लाभ उठाना चाहिए, ताकि किसी तरह की दिक्कत ना आए उस पैसे के भुगतान में। ज्वाइंट खाते में भी इसी तरह का कई बार अभी कोविड के दौरान हम लोगों ने देखा कि क्विक सक्सेशन में दोनों ज्वाइंट डिपॉजिटर्स की भी डेथ हो गई। तो इस तरह के हर केस में एक नॉमिनेशन की फैसिलिटी जब ये उपलब्ध है तो इसको करवा लेना चाहिए, चाहे वो डिपॉजिट अकाउंट्स हो, चाहे लॉकर हो, ताकि जो भी आपका पैसा है, पूरी पूंजी आपने जो जीवन भर जोड़ी है, वो आपके वारिस को आसानी के साथ मिल सके। आज हर दौर में हर जगह पे साइबर क्राइम सुनने को मिल रहा है। इस बारे में आप हमारे वरिष्ठ श्रोताओं को खासतौर पर साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या सलाह देंगे? देखिए, फ्रॉडस्टर्स तो अभी बहुत एक्टिव रहते ही हैं। हमारा अपना कर्तव्य बनता है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें और खासतौर से वरिष्ठ नागरिक जो कि ज्यादा जिनको परेशानी हो सकती है वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सुरक्षित करें। इसके लिए अपनी चेकबुक, अपनी पासबुक, अपने OTP पासवर्ड्स वगैरह उन सबको अपने पोजीशन में रखें और किसी के साथ शेयर न करें, क्योंकि ऐसे केसेस आते रहते हैं। और हमने जो बैंक में ऑब्जर्व किया है कि ऐसे फ्रॉड तभी होते हैं जब अपने आप से अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देते हैं। तो मेरा मशवरा ये रहेगा कि अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी है उसको न शेयर करें और अपने जो दस्तावेज हैं बैंक अकाउंट से संबंधित उनको सुरक्षित रखें। अच्छा, आपने जो तमाम पॉलिसीज बताई, योजनाएं बताई अभी, अगर उनसे संबंधित अधिक जानकारी किसी बुजुर्ग को चाहिए तो फिर वो कहाँ संपर्क कर सकता है? देखिए, जो एक तरीका तो है कि हमारी निकटतम शाखा पे संपर्क करें। हमारी ऑल इंडिया में 4500 से ज्यादा शाखाएं हैं। उसके अलावा हमने आजकल बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स अपॉइंट किए हैं जो छोटी जगह पे
वहां से भी उस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। तो मैंने जैसा बताया कि 4,500 से ज्यादा हमारी शाखाएं हैं। उसके अलावा 10,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे बैंक के हैं और विभिन्न बैंकों के इसी तरह से बहुत ज्यादा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी अपॉइंट किए गए हैं, जहां पे ये सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन पूरी वहां से ली जा सकती है। इसके अलावा बैंक के वेबसाइट, जैसे हमारे बैंक का वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in है, इस पे भी आप लॉग इन करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमने हाल ही में मिस्ड कॉल की सुविधा भी, अगर आपको डिपॉजिट संबंधित कुछ जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी मिस्ड कॉल अलग से हमने तय किया है। और इसी तरह से अगर ऋण संबंधी कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी मिस्ड कॉल्स हमने किए हैं, जिसपे आप संपर्क करें तो हमारे प्रतिनिधि 24 घंटे के अंदर आपसे बात करके आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मुहैया करवाते हैं। सानी साहब, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, बचत से लेकर उनकी बचत की सुरक्षा तक और उनकी बचत को आगे बढ़ाने के बारे में आपने जो इतनी विस्तार से जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज यहाँ आमंत्रित करने के लिए। हम आपको याद दिला दें कि एक कदम और बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम का अगला एपिसोड FM गोल्ड पर रविवार 6 नवंबर को रात 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम के अगले अंक में एक और विषय पर कुछ और उपयोगी जानकारी लेकर हम फिर की 14वीं कड़ी बुजुर्ग और बचत। आज के विशेषज्ञ थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड जनरल मैनेजर JS साहनी। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थीं आकाशवाणी संवाददाता सांझला कौल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।